बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीयू क्या काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगी होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो शुरू करने से पहले आप जो कंप्यूटर का जो एक लेआउट होता है, इसका मदरबोर्ड का लेआउट होता है, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें देखें एक्सपेंशन स्लॉट्स नज़र आ रही है, मेमोरी यानी कि रैम के स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं जहां हम रैम लगाते हैं, रोम आपको नज़र आ रही है जहां रोम लगाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहां प्रोसेसर लगता है। ठीक है, ये कैशी मेमोरी है ये। ठीक है, तो यहाँ मुख्तलिफ ये आपके आईसीज लगे होते हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए, ये रोम है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि आपका जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर कौन कौन सी अज्जा, कौन कौन सी अशिया लगी होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, फंक्शंस और ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उनके कंपोनेंट्स के, उससे फंक्शंस पढ़ेंगे और ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो देखें जी, सीपीयू का इंट्रोडक्शन तो यही है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, कहीं सुना भी होगा कि सीपीयू जो है ना, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं, एग्जीक्यूशन वहाँ होती है। ठीक है, कैलकुलेशंस वहाँ होती हैं और डिसीजंस वहाँ होते हैं। तो ये किस्म का कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क and other media. It control all internal and external devices, perform arithmetic and logical operations. तो सीपीयू जो है ना, डेटा को स्टोर भी करता है, उसमें आपके मुख्तलिफ हार्ड डिस्क वगैरह जो लगी हुई हैं या एक्सटर्नल डिवाइसेस जो लगी हुई हैं उनको कंट्रोल करवाता है। ठीक है, तो इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइसेस जो लगी हैं, प्रोसेसर, वो आपके माउस, कीबोर्ड्स वगैरह जितने भी डिवाइसेस आपके साथ अटैच है कंप्यूटर के साथ, उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये परफॉर्म दो किस्म के काम करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। ये सीपीयू की कुछ हिस्ट्री है जी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो 1971 में इंटेल ने एक फर्स्ट सीपीयू इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट टाइम कंबाइंड मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स उसमें लगे हुए थे। तो आपको पता है सीपीयू में ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 1971 में इसका इब्तिदा हुई, जिसने माइक्रो प्रोसेसर इंटेल का जो आया था सबसे पहले सीपीयू था, वो 4044 इसका नंबर था। ये सबसे पहले 1971 में इसकी इब्तिदा हुई थी। तो तकरीबन 8 साल बाद, आफ्टर द 8 इयर्स, फर्स्ट कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर था वो इंट्रोड्यूस हुआ 8 साल के बाद। तो सीपीयू जो है ना, दो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स आजकल बना रही हैं कंप्यूटर के। तो एक इंटेल है बड़ा मशहूर और एक एएमडी प्रोसेसर है। एक इंटेल के प्रोसेसर होते हैं और एक एएमडी के प्रोसेसर होते हैं। ये मार्केट में दो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोसेसर को यानी कि सीपीयू को बनाते हैं, जो बड़े अरसे से इस पर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ये देखिए ये आपके सामने सीपीयू है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, देखिए एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट मौजूद है, इंटरफेस यूनिट जो बाहर से राब्ता करेगा, सीपीयू के जो बाहर चीजें लगी है, ठीक है, उससे ये राब्ते करने के लिए इंटरफेस यूनिट होता है। और अंदर ये रजिस्टर्स हैं, देखिए पीसी, आईआर, एमएआर, एमडीआर, एक्यूमुलेटर, ये रजिस्टर्स हैं, यानी कि ये मेमोरी यूनिट है किस्म का। तो इस साइड में हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ते हैं, सीपीयू के रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स आर द ग्रुप ऑफ द सर्किट यूज्ड फॉर मेमोरी एड्रेसिंग, डाटा ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग। सम ऑफ द रजिस्टर्स आर जनरल पर्पस एंड सम आर द स्पेशल पर्पस, यानी कि सर्टेन फंक्शंस। तो ये रजिस्टर्स हैं जो आमतौर पर डाटा को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर जो है आपको पता है कि सारा काम कंप्यूटर का सब काम जितना भी हो रहा होता है प्रोसेसर के अंदर होता है। तो काम जब भी होगा जब प्रोसेसर अपने अंदर थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करेगा, जब भी काम होगा उस डाटा पर। तो स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
अब इन रजिस्टर में जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं इनके अलग अलग काम हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं जरा। एक्यूमुलेटर, ये देखे नजर आ रहा है, ये स्पेशल डाटा रजिस्टर्स है जी। ये करता है क्या, स्टोर करेगा रिजल्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रही है उसका रिजल्ट अपने अंदर स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर, ठीक है। स्टोर द रिजल्ट ऑफ द लास्ट प्रोसेसिंग स्टेप ऑफ ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपको पता है ये आगे पढ़ेंगे, आएगा भी, जो आप कैलकुलेशन करता है उसका जो रिजल्ट आ जाए वो एक्यूमुलेटर अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरा है प्रोग्राम काउंटर, PC, नाम से जाहिर है जी, काउंटर जो होते हैं मतलब ऐसे डाटा जो बार बार यूज हो रहे होते हैं उसका डाटा जो है ना अपने अंदर स्टोर करेगा। contain the address and status of instruction, this CPU यानी कि ये रजिस्टर जो है always contain the memory address where the next instruction to be performed। तो ये रजिस्टर वो डाटा अपने अंदर स्टोर करता है जो इससे अगले वाला जो इंस्ट्रक्शन आने वाली होती है उसका डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इट्स कंटेंट्स इज कॉपीड इनटू द MER बिफोर एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो बस ये समझने के प्रोग्राम काउंटर में इस रजिस्टर में वो डाटा स्टोर होता है जो करंटली अभी यूज हो रहा होता है, लेकिन उससे अगले वाला जो डाटा आएगा वो डाटा प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर करता है। काउंटर नाम से जा रहे थे, काउंटर मतलब अभी जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उससे अगली कौन सी है, तो अगली जो इंस्ट्रक्शन आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी कि प्रोसेसर को इंतजार ना करना पड़े बाहर से लेने के लिए, यहीं से प्रोग्राम काउंटर से डाटा उठा ले, ठीक है जी। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये स्पेशल रजिस्टर है दैट होल्ड सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड। ऐसे रजिस्टर्स जो आपके सीक्वेंस हो, इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक इंस्ट्रक्शन आई उसके बाद दूसरी आई उसके बाद तीसरी आई, तो इस किस्म के सीक्वेंस इसमें डाटा आ रहा होता है। मतलब पहले इसको मतलब समझ लें कि पहला एक डाटा ने काम किया, उसके बाद फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा हुआ, ये जो सीक्वेंस है वो IR में पड़ा होता है, ठीक है। तो IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। तो एक मेमोरी रजिस्टर्स भी होता है, ये आपके देखें MER, ये दो MER के मतलब मेमोरी के दो हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये दोनों MER में आते हैं, ये देखें दोनों। तो देखिए मेमोरी रजिस्टर्स आर आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी, मेन स्टोर है, सेंट्रल मेमोरी है, इमीडिएट एक्सेस मेमोरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द CPU। ये लेकिन ये मेमोरी जो है ना CPU के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड, जहां डाटा और इंस्ट्रक्शन मौजूद होते हैं। तो मेमोरी रजिस्टर्स में दो किस्म के आते हैं जी, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बफर रजिस्टर्स, दिस रजिस्टर सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द CPU and the main memory. Anything needed by the CPU is first placed where before it goes to the final destination। मतलब प्रोसेसर ने मेन इधर वो डाटा होगा, बफर नाम से ज़ाहिर है, मेमोरी बफर रजिस्टर में वो डाटा मौजूद होगा जो CPU को अक्सर चाहिए होता है, एनीथिंग नीडेड बाय द CPU, ठीक है ना। तो पहले हम बफर रजिस्टर में उसको रखेंगे, तो उसके बाद उसको हम प्रोसेसर में यानी कि ALU वगैरह में दे देंगे। तो बफर रजिस्टर में ये देखें MER में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, बफर रजिस्टर में, ठीक है, MBR में वो डाटा मौजूद होगा जो CPU को चाहिए होता है, अक्सर चाहिए होता है, उसको जरूरत पड़ती रहती है, तो हम इसको बफर रजिस्टर में रखेंगे। इस प्लेस हेयर बिफोर इट गोज टू द फाइनल डिसीजन, ठीक हो गया। जबकि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होगा जी, नाम से ज़रा एड्रेस होगा डाटा का, यूज व्हेन another instruction is needed in the IR or value is to be loaded into the accumulator। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में वो डाटा मौजूद होता है जो डाटा एक्यूमुलेटर को चाहिए होता है, ठीक है। यूज व्हेन another instruction is needed in the IR। अभी आपको मैंने बोला था IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शंस की मालूमात पड़ी होती है, ठीक है। तो इसका जो IR का जो डाटा है
ठीक है, वो आप मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में रख सकते हैं। नाम से ज़्यादा एड्रेस रजिस्टर। ठीक हो गया जी। अब इसमें एक रोम है, देखिए रीड ओनली मेमोरी, डाटा स्टोर परमानेंटली इनसाइड द चिप, इट कैन नॉट बी रिमूव। इसके अंदर भी एक रोम का कॉन्सेप्ट होता है और रोम आप पढ़ के आए हैं कहीं, ठीक है। तो परमानेंट रजिस्टर्स होते हैं, परमानेंट मेमोरी होती है जो चिप के अंदर मौजूद होती है और इसमें डाटा वाश नहीं होता। जब लाइट चली भी जाए पावर सप्लाई से, लाइट ऑफ भी हो जाए तो उसमें डाटा मौजूद होता है। तो ये कुछ और रजिस्टर्स हैं जी, देखें एक डाटा रजिस्टर है, सीपीयू के अंदर मुख्तलिफ और किस्म के रजिस्टर लगे होते हैं। डाटा रजिस्टर बेसिकली स्टोर द डाटा, डाटा स्टोर करता है। इंडेक्स रजिस्टर मेमोरी की एड्रेसेस स्टोर करता है, ठीक है, यूज टू स्टोर इंडेक्स ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। कंडीशन रजिस्टर्स कंडीशंस चेक करता है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, डिटरमाइन वेदर दिस इंस्ट्रक्शन शुड एग्जीक्यूट और नॉट, कि यार इस इंस्ट्रक्शन को चलाना है कि नहीं चलाना, ठीक है। वो उस किस्म का डाटा यानी कि वो कंडीशन रजिस्टर में मौजूद होता है। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर आ जाए, ठीक है, ऐसे नंबर जहाँ फ्लोट आ जाए, पॉइंट का डाटा आ जाए, उस किस्म का डाटा फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में सेव होता है। कांस्टेंट रजिस्टर यूज टू स्टोर रीड ओनली वैल्यूज, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू अपने अंदर स्टोर रखता है, जहाँ मतलब जिसपे कैलकुलेशन नहीं हो सकती, उस किस्म का डाटा कांस्टेंट रजिस्टर में सेव होता है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं टू यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर एंड स्टेटस रजिस्टर। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर में एक स्टैक काउंटर पॉइंटर आता है, स्टेटस रजिस्टर आता है और प्रोग्राम काउंटर्स के रजिस्टर्स आते हैं। स्टोरेज रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ इन एट्स इट्स वे टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो स्टोरेज रजिस्टर में इंफॉर्मेशन सेव होती है जी, मेन मेमोरी से जो आई हुई इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोरेज रजिस्टर में सेव होती है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर वो रजिस्टर हैं जो कम्युनिकेट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, यानी कि माउस, कीबोर्ड वगैरह से, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करेंगे वो रजिस्टर्स कहलाएंगे इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। अच्छा, बाज होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो होल्ड करते हैं द डाटा एंड एड्रेसेस, जो डाटा को भी और एड्रेसेस को भी स्टोर करते हैं। इट इज कॉल्ड जनरल पर्पज रजिस्टर। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जो रजिस्टर्स में या रैम में या किसी चीज में जो डाटा स्टोर होता है वो पल्सेस की शक्ल में होता है, यानी कि 0 1 की शक्ल में होता है, ठीक है। यानी कि जो पल्स नजर आ रही है आपको, ये 1 जाहिर करती है और ये नीचे आ गया ये 0, ये 1 ये 0, ये 1 ये 0, इट इज कॉल्ड पल्सेस। सीपीयू यानी कि इसी को समझता है पल्सेस को। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 1 होगा, डाटा है, अगर नीचे आएगा तो पल्स 0 है, ठीक है जी। तो इट इज कॉल्ड क्लॉक पल्स कह सकते हैं इसको या पल्सेस कह सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ पल्सेस है, ठीक है। तो सीपीयू जो है ना, डाटा जो स्टोर करता है वो पल्सेस की सूरत में करता है। इसको आमतौर पर मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज की शक्ल में हम नापते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज, हर्ट्ज कहते हैं चक्कर को, एक चक्कर। ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हर्ट, एक हर्ट हो गया, फिर ये दूसरा, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं हर्ट्ज। कितने सेकंड में कितना डाटा स्टोर होगा, अंदर जाएगा। तो अगर 2 गीगाहर्ट्ज है तो 2 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड, ठीक है, यानी कि प्रोसेसर 2 बिलियन क्लॉक्स पल्सेस एक सेकंड में काम करना। एक सेकंड में 2 बिलियन क्लॉक पल्सेस अगर काम हो तो उसे कहेंगे 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। इतना मतलब एक सेकंड में काम करता है प्रोसेसर। अच्छा जी, प्रोसेसर जो काम करता है उसमें जो डाटा आएगा, ठीक है, या उस पर रिजल्ट होके निकलेगा, उसको कहते हैं डाटा विड्थ। बाद आपने नाम सुनोगे जी 8 बिट का प्रोसेसर है। मतलब ये है कि 8 बिट का एएलयू के 8 बिट नंबर जो हैं वो एक वक्त में इंटर होंगे, 8 बिट्स। बाद होते हैं 32 बिट के एएलयू, 32 बिट के प्रोसेसर, यानी कि ऐसे प्रोसेसर जो 32 बिट पे काम करते हैं। 32 बिट यानी कि 32 बिट एक वक्त में इंटर होंगे प्रोसेसर के अंदर और फिर वापस निकलेंगे।
इट इज कॉल्ड 32 बिट ALU। ठीक है। अच्छा, प्रोसेसर की स्पीड को जो नापते हैं उसे कहते हैं मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये आपके सामने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक लेआउट है। देखें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये रजिस्टर अभी हम पढ़ कर आए हैं, और ये क्लॉक यूनिट है। तो ये पूरा आपके सामने CPU का एक ब्लॉक डायग्राम है। ये देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ब्लॉक डायग्राम के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि वही रजिस्टर्स। ठीक है। और ये बैकिंग का स्टोरेज है, अगर आपने बैकअप रखना है, ये CPU के बाहर होता है, यानी कि रैम वगैरह हो गई या हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो ये आपके जो नज़र आ रहा है, ये ग्रीन रंग का, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है जी। तो अभी मैंने बोला कि मेमोरी यूनिट्स भी होते हैं। मेमोरी यूनिट्स आपको नाम से ज़ाहिर है जी, ऐसे पार्ट्स जो स्टोरेज करते हैं डाटा को, इट इज़ कॉल्ड मेमोरी यूनिट्स। तो ये कंप्यूटर का बड़ा अहम हिस्सा है, इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर सेव करते हैं। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो मेमोरी यूनिट्स होते हैं वो कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल होते हैं, यानी कि कंट्रोल यूनिट इसको देखता है कि भाई किस मेमोरी यूनिट को पे काम करवाना है, कौन सा खाली है, किस पे आपने डाटा सेव रखना है, किस पे नहीं रखना। तो ये मेमोरी यूनिट्स का काम है। ठीक है। तो मेमोरी एसोसिएटेड विद द CPU इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, मेन स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। तो ये देखिए आपके सामने मेमोरी, मेन मेमोरी है, यानी कि रैम वगैरह है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है। ये CPU है, यानी कि ये प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है। ये कैशी है, ये कैशी मेमोरी है। तो ये भी हम पढ़ कर आए हैं, CPU के अंदर रजिस्टर जो होते हैं, बास कैशी लेवल 1 का जो कैशी है वो इसके अंदर होता है, वो लेवल 2 जो है वो इधर होता है बाहर। ठीक है। तो रैम देखेंगे जो आपके सामने, ये रैम, ये देखें रैम का डायरेक्ट ताल्लुक ये देखें CPU के साथ है। ये देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये देखें, गौर से देखें, और इसी तरह लेवल 2 का ताल्लुक भी इन दोनों के साथ है। ये स्लाइड बड़ी अहम है, देख लें। डाटा जब भी आएगा ना इनपुट से, वो रैम की तरफ आता है, रैम से फिर CPU की तरफ जाता है। अच्छा, और लेवल 2 का जो कैशी है वो दोनों के सिस्टम, रैम को और CPU के जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। तो मेमोरी यूनिट दो किस्म के हैं, रैम और रोम, आपको मालूम है। जिस तरह एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर रहता है, उस वक्त तक स्टोर रहता है जब तक इस पे पावर सप्लाई रहेगी, जब तक इसमें बिजली रहेगी, इसमें जो डाटा है वो स्टोर रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो नाम से ज़ाहिर है, कैलकुलेशन जितना भी डाटा आप इनपुट से देंगे वो सबसे पहले रैम में जाकर स्टोर होगा। जैसे ही कंप्यूटर की आप बिजली ऑफ करोगे, स्विच ऑफ करोगे, तो रैम में जो डाटा है इरेज हो जाएगा, देखें साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि रीड ऑनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि आप इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर लाइट ना भी हो, चली भी जाए, पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, तो रोम में डाटा मुस्तकिल तौर पे महफूज रहता है और कैन नॉट बी ओवर रिटर्न। आप इसको ओवर राइट नहीं कर सकते, मतलब इस पे आप जो डाटा एक दफा आ चुका है, आप उसको उसके ऊपर दूसरा डाटा नहीं रख सकते। इट इज कॉल्ड रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है। तो रोम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेशल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम इसमें रोम में रखते हैं, जो कंप्यूटर को नीड होती है, जो कंप्यूटर उस यानी कि कंप्यूटर की जरूरत होती है, विच द कंप्यूटर नीड्स व्हेन इट्स स्टार्टअप। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, या लैपटॉप या कोई आपका मोबाइल वगैरह जो भी है, वो स्टार्ट जब होता है, उसके लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो चाहिए होती हैं, वो रोम के अंदर हम रखते हैं, क्योंकि रोम आपको बताया है कि इसमें जो डाटा एक दफा आ जाए हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है। तो व्हेन द वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर, तो रैम में जो डाटा है डज नॉट बिकम इरेज्ड बट रिमेन्स स्टोर परमानेंटली।
अच्छा, कैशी मेमोरी का क्या कंसेप्ट है जी, अभी मैंने थोड़ा बताया भी है। कैशी मेमोरी, कैशी मेमोरी जी एक्सट्रीमली फास्ट है, रैम से फास्ट होती है, ये एक बात तो ये याद रखें। कैशी मेमोरी जो होती है ना, रैम से फास्ट है, और प्रोसेसर के जो रजिस्टर्स है ना, ये एएलयू वगैरह जो है, ये रजिस्टर इससे जरा स्लो है। प्रोसेसर का जो सीपीयू है इससे स्लो, ठीक है, और रैम से फास्ट, ये ध्यान में रहे, ठीक है। दैट इज बिल्ट टू डू द कंप्यूटर सीपीयू, आमतौर पर इसको सीपीयू के अंदर बनाया जाता है। तो इसके 3 लेवल्स हैं, L1, L2, L3। कैशी के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। L1 जो है ना, आमतौर पर वो सीपीयू के अंदर ही होता है। L1 देखे नजर आ रहा है, L1 प्राइमरी लेवल N1। अच्छा, L2 जो है वो सीपीयू के अंदर नहीं होता, सीपीयू के बाहर बनाते हैं, ये देखें बाहर बने हुए L2 है सारा कैशी। और L3 आमतौर पर मेन रैम के करीब करीब होता है, ठीक है, यहाँ समझ लें। तो इसमें L3 का जिक्र नहीं है, वैसे तो L3 भी होता है। तो CPU uses cache memory to store instructions that are repeatedly required to run the program, improving overall system speed। तो कंसेप्ट क्लियर करें जी, कैशी मेमोरी में अक्सर वो डाटा मौजूद होता है जो CPU को अक्सर चाहिए होता है, बार बार उसको जरूरत पड़ती है, तो वो कैशी में रख लेता है, बजाय इसके कि वो बार बार रैम से डाटा उठाए, रैम से डाटा ले, उसमें वक्त भी लगेगा, ठीक है, वक्त भी ज़ाया होगा और देर भी हो जाएगी। तो बजाय इसके कि जो बार बार जिसकी जरूरत पड़ती रहती है ऐसे प्रोग्राम, तो सीपीयू उसको कैशी में रख लेता है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, टू स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन द प्रोग्राम। इससे परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, उसकी इंप्रूव हो जाती है, स्पीड अच्छी होती है कंप्यूटर की, ठीक है। तो कैशी इज अ टेम्परेरी है, जिस तरह बिल्कुल टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करता है, और फ्रिक्वेंटली एक्सेस है जी, सीपीयू का फ्रिक्वेंटली एक्सेस है, बड़ी आसानी से इसको एक्सेस कर लेता है, क्योंकि इसकी स्पीड और सीपीयू की स्पीड मिलती जुलती है, ठीक है, करीब करीब है। तो फ्रिक्वेंटली एक्सेस है, बजाय इससे कि वो रैम से ले, रैम जरा स्लो भी है सीपीयू के मुकाबले में, तो बजाय से वो रैम से ले, वो डायरेक्ट कैशी से ले लेता है। और कैशी जो है ना, डाटा रैम से लेता है, जो बार बार जिसकी जरूरत पड़ती है ना सीपीयू को, रैम उसको दे देता है सीपीयू कैशी में, और कैशी बस सीपीयू के साथ बस कांटेक्ट रखता है, वो बार बार उसको लेता रहता है, ठीक है। तो इसमें वो डाटा होता है जो रिपीटेडली बार बार जिसकी जरूरत पड़ती रहती है कैशी मेमोरी में, वो इस किस्म का डाटा मौजूद होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है जी, कंट्रोल यूनिट का नाम से ज़ाहिर है जी, कंट्रोलिंग करता है, डाटा को कंट्रोल करता है कि यार किस डाटा को आपने पहले काम करवाना है, किसको नहीं करवाना है, किसको ज़रा देर से करवाना है, किसको जल्दी भेजना है जी। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस वाला जो काम होता है ना, कि यार जिस डाटा को भेजना है किसका क्यू ज़्यादा है, किसका इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, तो कंट्रोल यूनिट उसको वो उस चीज़ पर काम करता है, ठीक है। तो दैट of computer is designed to decode program instruction held in the main memory using IR. It access instruction in sequence, interrupts then and then directs them implement whatever stored in the program instruction register. तो कंट्रोल यूनिट मस्ट बी कम्युनिकेट विद द ALU और मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का ताल्लुक जो है ना, रैम के साथ भी, यानी कि मेमोरी यूनिट के साथ भी, और ALU के साथ, दोनों के साथ होता है, यानी कि देखिए दोनों को कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है जी। कंट्रोल है मतलब कंट्रोलिंग करता है डाटा को, समझ आ गई ना। हाँ, ALU असल चीज तो काम यही होता है जी, ALU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसर का जितना भी काम होता है ना वो ALU के अंदर ही होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक वो काम होते हैं जो अर्थमेटिक होते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, ये अर्थमेटिक के काम है, ठीक है। अर्थमेटिक, बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। लॉजिकल में आपके ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के प्रोग्राम जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो नाम से जाहिर है जी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कंप्यूटर का जितना भी कैलकुलेशन का काम होता है ना, वो सारा का सारा ALU के अंदर होता है, ये नाम याद रखें, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट स्टोर होगा वो आपको मैंने बताया एक्यूमुलेटर में उसका जाके स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में।
ठीक है। ALU जितना भी अपना रिजल्ट दे देगा ना, मतलब काम कर लेगा, तो जाके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में सेव हो जाएगा। ये देखें आपके सामने प्रोसेसर के अंदर जो डाटा फ्लो हो रहा होता है उसके बारे में बताया गया। ये देख लें जी, IR रजिस्टर है, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये एक्यूमुलेटर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर में डाटा स्टोर होता है, यानी कि रिजल्ट स्टोर होता है। ये रजिस्टर अरे है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, कंट्रोल यूनिट है, क्लॉक सिग्नल्स हैं, तो प्रोग्राम काउंटर है, फिर एड्रेस बेसिस है, ये डाटा बेसिस है। ये देखिए यहाँ इस पे डाटा ट्रैवल करता है, इससे कंट्रोल सिग्नल ट्रैवल करता है, कंट्रोलिंग यानी कि CU वाले कंट्रोल यूनिट, और इससे प्रोग्राम काउंटर यानी कि एड्रेस बेसिस। अच्छा, CPU के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जी, 3-4 किस्म के जो ऑपरेशंस हैं, 4 किस्म के समझ लें। CPU ऑपरेशन क्या काम करता है? देयर आर 4 फेजेस ऑफ CPU ऑपरेशन। एक फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड, एग्जीक्यूट और रिजल्ट। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ CPU, ठीक है। फेच, सबसे पहले फेच करना, डाटा को ले लेना, उसके बाद डिकोड करना, अपनी जुबान में कोड में कन्वर्ट करना, उसके बाद एग्जीक्यूट करना, डाटा को एग्जीक्यूट चलाना, उस पर अमल करना, उसके बाद रिजल्ट दे देना। तो ये 4 किस्म के काम है जो CPU करता है। अब एक एक के बारे में जरा पढ़ते हैं। फेच, फेच इज डीलिंग विद द रिट्रीविंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से डाटा को ले लेना, ठीक है, इसे कहते हैं फेच इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। फेच का मतलब ये था ले लेना, हासिल करना। तो मेन मेमोरी से जाहिर बात है प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो डाटा लेगा कहां से लेगा? आपको मैंने बताया रैम से, यानी कि मेन मेमोरी से, तो वो फेच कहलाएगा, फेच इंस्ट्रक्शन। अच्छा, जब ले लेगा डाटा तो उसके बाद डाटा को मुख्तलिफ किस्म में मतलब डाटा को ब्रोक करेगा, तोड़ेगा, उसको टुकड़ों में चेंज करेगा, यानी कि अपने कोड्स में चेंज करेगा। into broken up to into parts which are replaced to other portions of the CPU। मतलब डाटा ले लिया, अब उसके अपनी मर्जी का उसमें तोड़ फोड़ करेगा, ब्लॉक्स बनाएगा अपने काम करने के लिए ना। इट इज कॉल्ड डिकोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यानी कि कोड लगाना इंडिकेट्स विच ऑपरेशन टू परफॉर्म। यार डाटा तो ले लिया है, लेकिन यार अब इस डाटा पर मैंने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो वो डिकोड ऑपरेशन कहलाता है। उसके बाद एग्जीक्यूट ऑपरेशन है जी। एग्जीक्यूट का मतलब है जब डिकोड हो जाए उसके बाद एग्जीक्यूट करो, यानी कि उस पर चलाओ, काम करवाओ, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है, ग्रेटर देन करना है, क्या काम करना है। इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट ऑपरेशन। आफ्टर डिकोड द एग्जीक्यूट स्टेप इज परफॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा, जब एग्जीक्यूशन हो जाए तो उसके बाद रिजल्ट दे देना। तो फाइनल स्टेप जो है ना वो रिजल्ट ऑपरेशन है, जो आप रजिस्टर्स में देने के बाद एक्यूमुलेटर में देते हैं ना रिजल्ट, तो वो रिजल्ट ऑपरेशन कहलाता है। तो ये 4 किस्म के काम है जो CPU ऑपरेशन ये काम करता है, ठीक है जी। तो ये था जी CPU के बारे में। उम्मीद है कि आपको CPU का कुछ ऑपरेशन समझ आया होगा, ठीक है, उसके पार्ट्स समझ आए होंगे, यानी कि ALU, CU, मेमोरी यूनिट्स के बारे में मैंने बताना था इस लेक्चर में। तो उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आसान अल्फाज में समझा सकूं आपको। कितना कामयाब हुआ हूं ये तो आप भी बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अच्छे अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। समझ ना आए तो बार बार वीडियो देखें, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा देखें। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।